स्टार्ट करेंगे प्री एक्लेम्पसिया एंड एक्लेम्पसिया, जिसको हिस्टोरिकली टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी भी कहा जाता था। ठीक है, प्री एक्लेम्पसिया एक सिस्टेमिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर बेसिकली मैटरनल एंडोथेलियल सेल्स का डिसफंक्शन हो जाता है ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, जिसके नतीजे में डेवलपमेंट हो जाएगी हाइपरटेंशन, एडीमा और प्रोटीन यूरिया की। ठीक है, मोस्ट कॉमन होता है ये फर्स्ट प्रेगनेंसीज ऑफ वुमेन में जो कि ओल्डर देन 35 ईयर्स ऑफ एज होती हैं। वो वुमेन जो कि सीवियरली अफेक्टेड होती हैं बाय प्री एक्लेम्पसिया। ठीक है, उनमें सीयर्स जो हैं वो भी डेवलप कर जाते हैं और इस सिस्टम कम्प्लेक्स को कहा जाता है एक्लेम्पसिया। ठीक है, अब हम इसकी पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। ये बेसिकली जो एग्जैक्ट ट्रिगरिंग इवेंट्स हैं जो कि इनिशिएट करते हैं इस सिंड्रोम को वो अननोन है। ठीक है, लेकिन जो प्रिंसिपल पैथोफिजियोलॉजिकल एब्रेशंस आती हैं वो मैं डिस्कस करूँगी। सबसे पहले हमारे पास एबनॉर्मल प्लेसेंटल वास्कुलेचर हो जाता है। ठीक है, आप देखेंगे कि नॉर्मली जो है आपको ये मायोमेट्रियम है, ये आपकी स्पायरल आर्टरी है। आप देख सकते हैं कि ये जो है आपके इंटरमीडिएट ट्रोफोब्लास्ट हैं जिनको एक्स्ट्रा विलस ट्रोफोब्लास्ट भी कहते हैं, ये इन्वेट कर रहे हैं आपके जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, वास्कुलर एंडोथेलियल सेल्स उनको। ठीक है, जिसके नतीजे में एक हाइब्रिड फीटो मैटरनल जो है वो वेजल बन रहा है। ठीक है, और जो स्मॉल कैलिबर की स्पायरल आर्टरी थी, ठीक है, अब वो उसका कैलिबर लार्ज हो गया। ठीक है, और वो वास्कुलर साइनोसाइड बना रही है। ठीक है, और इसके जो वास्कुलर स्मूथ मसल्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय कर देगा ये। ठीक है, जिसके नतीजे में जो ब्लड फ्लो है प्लेसेंटा को वो इंक्रीज़ कर जाता है नॉर्मली। ठीक है, लेकिन प्री एक्लेम्पसिया की कंडीशन में क्या होता है कि आपकी जो स्पायरल आर्टरी है उसकी रीमॉडलिंग नहीं होती। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वास्कुलर जो स्मूथ मसल है वो भी प्रेजेंट है, इसका कैलिपर जो है वो स्मॉल है। ठीक है, जो आपके इंटरमीडिएट ट्रोफोब्लास्ट हैं वो इन्वेड नहीं कर रहे। ठीक है, अब इसके नतीजे के अंदर क्या होगा कि चैनल नैरो रहेगा जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो कम जाएगा। जब ब्लड फ्लो कम होगा तो उसके नतीजे में प्लेसेंटल हाइपोक्सिया हो जाएगा और प्लेसेंटल डिसफंक्शन हो जाएगा। ठीक है, नीचे भी इसको डिस्क्राइब किया गया है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो मस्कुलो इलास्टिक वॉल्स होती हैं आपकी स्पायरल आर्टरी की, उनको इन्वेट करते हैं ट्रोफोब्लास्ट जो कि डायलेट कर देते हैं आपकी स्पायरल आर्टरीज़ को और उनको बना देते हैं वाइड वास्कुलर साइनोसाइड। जबकि प्री एक्लेम्पसिया और एक्लेम्पसिया की कंडीशन में जो वास्कुलर रीमॉडलिंग होती है इम्पेयर होती है, जिसकी वजह से मस्कुलो इलास्टिक जो वॉल्स होती है वो रिटेन रहेंगी। ठीक है, चैनल नैरो रहेगा और ये जो डिक्रीज यूट्रो प्लेसेंटल ब्लड फ्लो है उसकी वजह से प्लेसेंटल हाइपोक्सिया और प्लेसेंटल डिसफंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है एंडोथेलियल डिसफंक्शन एंड इम्बैलेंस ऑफ एंजियोजेनिक एंड एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर्स। अब इस हाइपोक्सिया के रिस्पॉन्स के अंदर जो इस्कीमिक प्लेसेंटा है वो रिलीज़ करते हैं फैक्टर्स आपके मैटरनल सर्कुलेशन में और कॉज करते हैं इम्बैलेंस सर्कुलेटिंग एंजियोजेनिक और एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर्स में। ठीक है, स्पेसिफिकली क्या करेगा कि ये इंक्रीज़ कर देगा जो आपके एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर्स है जिसमें सॉल्युबल FIT1 आता है, सॉल्युबल एंडोगलिन आता है। ठीक है, रिड्यूस कर देगा आपके प्रो एंजियोजेनिक फैक्टर्स जिसमें वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर आता है, जो आपका ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा होता है वो आता है। ठीक है, उनको ये रिड्यूस कर देगा। ठीक है, अब इन डिस्टर्बेंसेस की वजह से क्या होगा कि एंडोथेलियल सेल डिसफंक्शन हो गया। ठीक है, वास्कुलर हाइपर रिएक्टिविटी हो जाएगी और एंड ऑर्गन माइक्रो एंजियोपैथी हो जाएगी। अब सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज जो कि एसोसिएटेड होते हैं इस कंडीशन के साथ, उसमें सबसे पहले आता है प्लेसेंटल इन्फेक्शंस जो कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी होते हैं, लेकिन प्री एक्लेम्पसिया की कंडीशन में ये क्रॉनिक हाइपोपरफ्यूजन की वजह से होंगे और लार्ज और ज़्यादा न्यूमरस होंगे। ठीक है, हाइपरटेंशन होगी। हाइपरटेंशन अब किस नतीजे में हो रही है, चूँकि रिड्यूस्ड प्रोडक्शन है आपके जो वेजोडाइलेटर्स हैं प्रोस्टासाइक्लिन और प्रोस्टाग्लैंडिन E2 उसकी, और इंक्रीज्ड प्रोडक्शन हो रही है जो वेजोकंस्ट्रिक्टर है थ्रोम्बोक्सिन A2। तो जब वेजो कंस्ट्रक्टर ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, वेजो डायलेटर की प्रोडक्शन कम हो रही है तो हाइपर टेंशन डेवलप कर जाएगी, हाइपर कोएगुलेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन हो जा सकती है थ्रोम्बाई की आर्टरीज और कैपिलरीज में, पर्टिकुलरली लिवर की, किडनीज़ में, ब्रेन में, पिट्यूटरी वगैरह में। ठीक है, इसमें क्या होगा, किस वजह से होती है कि डिक्रीज प्रोडक्शन होगी आपकी प्रोस्टाग्लैंडिन I2 की जो कि एंटी थ्रोम्बोटिक फैक्टर था। ठीक है, और इंक्रीज प्रोडक्शन होगी प्रोकोएगुलेंट फैक्टर की। ठीक है, एंड ऑर्गन फेलियर भी आपको देखने को मिलेगा मोस्टली किडनी और लिवर के अंदर। ठीक है, उन पेशेंट्स में जिनमें फुल ब्लोन एक्लेम्पसिया हुआ होता है। ठीक है, 10% पेशेंट्स जिनमें सीवियर प्री एक्लेम्पसिया वो डेवलप करते हैं हेल्प सिंड्रोम। ठीक है, हेल्प सिंड्रोम में स्टैंड्स फॉर हेल्प, हेल्प मीन्स H मीन्स H रिप्रेजेंट करता है हीमोलिटिक एनीमिया को, EL
एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स, एंड LP रिप्रेजेंट करते हैं लो प्लेटलेट्स, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है। ठीक है जी। अब ये नीचे भी बयान किया गया है कि हेल्प सिंड्रोम के अंदर एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स होंगे, माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा ड्यू टू द लो प्लेटलेट काउंट, एंड समटाइम्स फुल ब्लोन डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन हो जाएगी। ठीक है। अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी जो है वो स्टार्ट करते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ प्री एक्लैम्सिया क्लैम्सिया। ठीक है। प्लेसेंटल एब्नॉर्मलिटीज़ में हमें इन्फार्क्ट्स मिलेंगे जो कि ज़्यादा न्यूमरस होंगे, लार्ज होंगे, विद सीवियर प्री एक्लैम्सिया एंड एक्लैम्सिया। रेट्रोप्लेसेंटल हैमरेज मिलेगा ब्लीडिंग की वजह से और इंस्टेबिलिटी ऑफ द यूट्रोप्लेसेंटल वेजल्स की वजह से। प्री मेच्योर मैचुरेशन हो जाएगी प्लेसेंटल विल्लाई की, जो कि एसोसिएटेड होती है विलस एडिमा से के साथ। ठीक है। हाइपोवास्कुलैरिटी के साथ इंक्रीज प्रोडक्शन होगी सिंसिटियल जो एपिथेलियल नॉट्स होते हैं, जो कि बेसिकली क्लस्टर्स होते हैं ट्रोफोब्लास्टिक न्यूक्लियाई के। ठीक है। फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस हो जाएगी। ठीक है। और आपकी डिसिडुअल वेसल्स में एक्यूमुलेशन हो जाएगी लिपिड कंटेनिंग मैक्रोफेजेस की, जिसको हम कहेंगे एक्यूट एथेरोसिस। ठीक है। अब हम क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं प्री एक्लैम्सिया क्लैम्सिया के। ठीक है। प्री एक्लैम्सिया जो है प्रेजेंट करेगा ड्यूरिंग 24 to 25th वीक ऑफ गेस्टेशन में, डीमा के साथ, प्रोटीन यूरिया के साथ, हाइपरटेंशन के साथ। ठीक है। हेडेक्स और विजुअल डिस्टर्बेंसेस इंडिकेट करते हैं कि सीवियर प्री एक्लैम्सिया, जिसके आपको इमीडिएटली डिलीवरी करनी चाहिए। ठीक है। एक्लैम्सिया के अंदर रीनल फंक्शन भी इम्पेयर्ड हो जाता है, ब्लड प्रेशर फर्दर रेज कर जाएगा, कन्वर्जन्स होंगे, इवेंचुअली कॉमा होगा। ठीक है। जबकि मैनेजमेंट प्री एक्लैम्सिया की डिफ़र करती है, डिपेंड करता है कि गेस्टेशनल एज कितनी है, सेवेरिटी ऑफ द डिजीज़ कितनी है। जो फुल टर्म प्रेगनेंसीज होती हैं उनमें डिलीवरी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है, बजाय इसके कि डिज़ीज़ की सेवेरिटी कितनी है। ठीक है। लेकिन प्री टर्म जो प्रेगनेंसीज होती हैं वहाँ पे जो डिलीवरी है वो बेस्ट ऑप्शन नहीं होता, बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं होता फीटस के लिए। तो हम पेशेंट को जो है वो मॉनिटर करते हैं, फीटस को भी और मदर को भी, दोनों को क्लोजली मॉनिटर किया जाता है उन पेशेंट्स में जिनके अंदर अभी माइल्ड डिजीज़ होती है। ठीक है। लेकिन अगर एक्लैम्सिया जो है वो एसोसिएटेड मैटरनल एंड ऑर्गन डिसफंक्शन हो रहा है, फीटल कॉम्प्रोमाइज़ है या हेल्प सिंड्रोम कर दे, तो उसमें हम इमीडिएटली जो है डिलीवरी कर देंगे रिगार्डलेस ऑफ द गेस्टेशनल एज। ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स होती हैं वो इम्प्रूव नहीं करती इस कंडीशन को। ठीक है। लेकिन जो प्रोटीन यूरिया और हाइपरटेंशन है वो डिसअपियर हो जाएगा विद इन 1 to 12 वीक आफ्टर डिलीवरी। ठीक है। अगर पेशेंट को पहले से जो था वो नहीं था, मतलब प्रेगनेंसी से पहले अगर वो हाइपरटेंसिव नहीं थी, तो डिलीवरी के एक 2 वीक के बाद वो नॉर्मल हो जाएगी, उसकी हाइपरटेंशन और प्रोटीन यूरिया जो है डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन प्री एक्लैम्सिया जो है वो 2 फोल्ड्स इंक्रीज़ करता है रिस्क ऑफ वास्कुलर डिजीज़ ऑफ द हार्ट एंड द ब्रेन, जो मदर होती है उसके अंदर रिस्क को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है। प्री एक्लैम्सिया में हाइपरटेंशन होती है। ठीक है। इसको आपने डिस्टिंग्विश करना है गेस्टेशनल जो हाइपरटेंशन होती है। ठीक है। उससे उसके अंदर हम इसको किस तरह से जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं कि जो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन होती है उसमें प्रोटीन यूरिया नहीं होता। ठीक है। जबकि आपके जो प्री एक्लैम्सिया में होती है उसके अंदर हाइपरटेंशन जो होता है उसके साथ साथ प्रोटीन यूरिया भी होगा और एडीमा भी होगा। ठीक है।